जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर नंबर है 101। के प्रैक्टिस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कुछ केस स्टडीज़ की। किन टॉपिक्स की? एक फ्रॉड की, एक दो रह गई थी, फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की और सब्सिक्वेंट इवेंट्स। आज ही टॉपिक हमने कवर किया उसकी। तो पहले हम चैप्टर 19 की एक दो क्वेश्चन रह गए थे सिर्फ। तीन ये क्वेश्चन 11 तो हमने कर लिया था ना सर, वो दूसरा था लेकिन डाटा यही क्वेश्चन कोई और था वो गाइड वाला था, ये कोई और है। चले रिक्वायरमेंट तो वही है कि इसमें ये कह रहा है कि रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल लो है क्योंकि पास में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं आई। तो हमें पता है रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट इन एवरी एंटिटी। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है ड्राफ्ट एन ईमेल टू बी सेंड टू ऑडिट सीनियर टू गाइड हिम विद रिगार्ड टू अबव असेसमेंट। हम उसे कहेंगे भाई तेरी असेसमेंट गलत है क्योंकि रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल तो हर एंटिटी में एग्जिस्ट होता है। इस पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हम करंट ईयर की रिस्क असेसमेंट नहीं करते। क्वेश्चन में उसने कहा ड्राफ्ट एन ईमेल। क्या ईमेल की शक्ल में ड्राफ्ट करना लाजमी है? क्वेश्चन मेरा यह क्या है, ईमेल का फॉर्मेट लिखना जरूरी है? इसका जवाब है नहीं। आप सिंपल रेगुलर फॉर्मेट में भी आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई नहीं, इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ये BCBS का पेपर नहीं है, जो भी आपका जो कम्युनिकेशन का पेपर होता है वो नहीं, ऑडिट का टेक्निकल पेपर है। टेक्निकल स्टफ के मार्क्स होते हैं, प्रेजेंटेशन के नहीं। सजेस्ट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू एड्रेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड के प्रोसीजर ये भाई बताएगा मुझे, जल्दी से बता, जल्दी। क्यों नहीं बताने? ये बताइए पहला याद करा दे, धक्का स्टार्ट हो गया। मुझे धक्का लगाए तो फिर मैं चलता, मरना नहीं चलता। एग्जाम में कौन धक्का लगाएगा तेरे को? भाई बता दे यार, खुदा का खौफ करे, बता दे। टू एड्रेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, मेक इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट। तरफ बहुत ही फिट कलब के मर गया मैं, नहीं समझ आया आपको। ओवरऑल अप्रोच ये हाल है आपका। और आप जाएंगे आई कैप का पेपर देने और ऑडिट का पेपर पास करने। पता आपको यह भी नहीं है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड को एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर है। क्या बस कर दे, वो बता तो दिया आप ओवरऑल, बस कर दें, देख लिया आपका ऑडिट। अच्छा आ जाओ फिर। अच्छा किताबें तो बंद कर दे, किताबें पता नहीं क्यों खोल लेते आप भाईजान। वो कैश ले आइएगा, कैश में भूल गया पहले। Because of its ability to exert influence, management is in a position to perpetrate fraud and prepare fraudulent financial statements. क्या मैनेजमेंट इस पोजीशन में होती है कि फ्रॉड कर सके, fraudulent financial statements प्रिपेयर कर सके? Identify 6 different ways in which fraud may be committed by management through override of control. कौन से 6 तरीके हैं जिससे मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है बाय ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? चेंज इन एस्टिमेट। चेंज इन एस्टिमेट से लग नहीं रहा के फ्रॉड किया है। इनएप्रोप्रिएट ये लफ्ज ऐड करेंगे तो पता चलेगा ना। बता भाई, बोल रहा था ना अभी, बता। इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज, रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये सही नहीं कह रहा। वो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को एड्रेस कैसे करना है उसमें है रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सही नहीं आप हो सके। यहाँ पे पूछा 6 डिफरेंट वेज टेक्निक्स ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पता नहीं फिक्टिशियस एंट्रीज, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज स्पेशली एट ईयर एंड, और
involved in complex transactions, concealing facts। हाँ जी ठीक है, तो ये समझ आ गया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 13, management is in a unique position to perpetrate fraud because of its ability to manipulate accounting records and prepare for fraudulent financial statements by overriding controls that otherwise appear to be operating effectively। क्या कह रहा है कि नॉर्मली कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट हो भी रहे, फिर भी मैनेजमेंट इस पोजीशन में होती है कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहे कर ले। रिक्वायर्ड determine audit procedure that may be performed by the auditor to address the risk related to override of control। एक मिनट, जिससे पूछू वो बताएगा। जी मेरे भाई बताइए, इसके 3 प्रोसीजर है। शाबाश। सबसे पहले टेस्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज, रिव्यू काउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर पॉसिबल बायस, evaluate business rationale of transactions outside the normal course of business। ये 3 उसने बताया। काउंटिंग एस्टिमेट्स को कैसे वेरीफाई किया, उसमें क्या चीज चेक करने हैं? आखिर में डिस्टिंग इवेंट तो नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं? नहीं, एस्टिमेट्स रिव्यू काउंटिंग एस्टिमेट्स में ये हरगिज नहीं है। 2 पॉइंट्स हैं, एक एस्टिमेट्स को रिव्यू करना है फॉर पॉसिबल बायस, और इसमें देखना है कि इंडिविजुअली अगर वो रीजनेबल लग भी रहे हैं तो एग्रीगेट एज ए होल हो सकता है कि वो, और दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू। कुछ नहीं है, एक चैप्टर 2 दिन गुजरते हैं, सारा जहन से वॉश हो जाता है। ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन थे एंड पे दोनों, जिसमें टेक्निक पूछी उसने वो भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, जिसमें मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को एड्रेस कैसे करना है वो भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था। ISA 230 audit documentation establishes standards and provides guidance regarding documentation in the context of audit of financial statements। Required list the purposes of audit working papers। purposes बता दें, ये तो आप बता ही देंगे। audit is planning, assist plan and performance of audit, ये प्राइमरी पर्पस है। असिस्ट प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, ये प्राइमरी पर्पस है। एक मिनट है, ये जिससे पूछ रहा हूं ना वो बताए। अच्छा ऐसे नहीं समझ आएगी, किताबें बंद कर दें, समझ नहीं आएगी इसको। अब पर्पसेस बताइए, प्राइमरी पर्पस बताएं पहले। ये असिस्ट वाला प्राइमरी पर्पस नहीं है, सेकेंडरी पर्पस है। ऑडिटर हैज एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर ओपिनियन। शाबाश, ठीक है। Audit is planned and performed in accordance with the ISAs. Okay, audit is evidence that audit is planned in accordance with ISAs and legal requirements। शाबाश। और additional purposes, assist in planning and performance, assist senior in direction, supervision, review। एक और बता दे बस, enable quality control review। शाबाश। ये क्वेश्चन 3, who is the owner of working paper? Can working paper be a substitute? अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब समझ आया आपको? Question 4, you have recently been promoted to audit manager in the audit। List the documentation that should be of assistance to you in familiarizing yourself with specs for you company। एक क्लाइंट का नाम बता के हमें ये कह रहा है कि मुझे बताओ वो कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल हो। फेमिलियराइजिंग का मतलब उसको अंडरस्टैंड करने में, उसके बिजनेस को, उसके नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होगी। डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन यू शुड एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम ईच डॉक्यूमेंट।
यानी ये हमारा पिछले साल केस स्टडी में वो बता रहा है कि ये पिछले साल आपका ऑडिट क्लाइंट रहा है, ठीक है, ए लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड ऑडिट क्लाइंट। इससे पता चला कि पिछले सालों में ये हमारा ऑडिट क्लाइंट रहा है, तो इसका मतलब पिछले सालों के वर्किंग पेपर हमारे पास होंगे। कह रहे पिछले सालों के वर्किंग पेपर्स में बताइए कौन कौन से ऑडिट डॉक्यूमेंट आप इंस्पेक्ट करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट, और वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हम प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करेंगे पिछले सालों के, इससे हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करने में हेल्पफुल होगी। हम मैनेजमेंट लेटर चेक करेंगे जिससे हमें वीकनेस इंटरनल कंट्रोल समझने में हेल्प मिलेगी। कम्युनिटिव एरर शेड्यूल्स आइडेंटिफाई करेंगे जिससे हमें नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट्स जो आइडेंटिफाई होती है उनकी हेल्प मिलेगी। सिग्निफिकेंट इश्यूज आइडेंटिफाई हुए डॉक्यूमेंट किए होंगे हमने। रिस्क असेसमेंट की डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल की डॉक्यूमेंटेशन, जिससे हमें इन मामलात के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इन शॉर्ट बताना क्या है हमने, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो, और उससे इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी। तो ये हमारा एक उसने जनरल क्वेश्चन बनाया है। इसमें आपने खुद से वैल्यूएट करना है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी अवेलेबल होती है हमारे पास किसी भी ऑडिट क्लाइंट की जो हम मेंटेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसमें दो चीजें बतानी है, एक आपने जो डॉक्यूमेंट का नाम बताना है और दूसरा उसे इंफॉर्मेशन क्या निकालना है। तो मेरा ख्याल अगर 4 डॉक्यूमेंट्स के नाम दे दे और उसके आगे 4 इंफॉर्मेशन या पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, जिस तरह की इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट से आपको मिल सकती है, वो लिख दे तो सफिशिएंट है। कोई और डॉक्यूमेंट बता सकते हैं आप? क्या कंफर्मेशन लेटर से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें? पिछले साल ये क्लोजिंग बैलेंसेस के नेचर ऑफ डेविएशंस, नेचर ऑफ डिफरेंसेस जो कंफर्मेशन लेटर में और रिपोर्टेड बैलेंसेस में है। आपको पता है हम इस साल जो नेगेटिव या पॉजिटिव कंफर्मेशन का डिसीजन करते हैं उसमें इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि एक्सेप्शन रेट क्या रहेगा। तो तकरीबन हर डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकते हैं क्लाइंट के बारे में। इसमें खास तौर पे आपने रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग, डॉक्यूमेंट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, इनको इंक्लूड करना। 5. Preparation of working paper is an integral part of the auditor's responsibility. Identify the factors that the auditor should consider while determining the form, content, and extent of audit working papers. Risk of material misstatement or audit methodology and tools used. Nature and significance of exception identified. Nature and significance of evidence obtained. Nature and significance of conclusion reached. क्लियर ये फैक्टर्स पहुंच गए। Question 6. How an auditor should prepare sufficient audit documentation to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to conclude that audit documentation has been done in accordance with ISA 230 audit documentation. कहते हैं इसमें हाँ 3 चीजें पता। ये एक मिनट मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। क्या ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्म कंटेंट एंड एक्सटेंट फॉर डॉक्यूमेंट, ये एक्सपीरियंस राइटर प्रिंसिपल पूछ रहा है? करेक्ट, उसने एक्सपीरियंस राइटर का वर्ड यूज किया। 7. List the information that should be included on every working paper prepared in connection with the audit of financial statements. एक में कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, बुक्स को बंद कर ले और शोर नहीं मचाना। जिसने शोर मचाया उससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। क्लास से बाहर निकाल दो इसको जी। इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड ऑन एवरी, जी मेरे भाई बताइए वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हर वर्किंग पेपर में इंक्लूड होनी चाहिए? 7 पॉइंट्स बताने आपने। नेम, किसका नेम? ऑडिटर का कि क्लाइंट का?
क्या कर रहे हैं? वो खुद बताएगा ना सही मेडिकल में करोगे जी क्यों नहीं याद किया? क्यों? काफी रश था। कहाँ? R2 एक्स्ट्रा R1 एक्स्ट्रा ये तो सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। नाम पता ये तो ये भी बता देंगी। बताइए, मैं तारीफ कर रहा हूँ। बता। Name of audit client, नेम ऑफ ऑडिट क्लाइंट, period under audit, पीरियड अंडर ऑडिट, number, पेज नंबर, prepare the working paper and when, हु प्रिपेयर्ड द वर्किंग पेपर एंड व्हेन, who reviewed the working paper and when, हु रिव्यूड द वर्किंग पेपर एंड व्हेन, item area and assertion for which working paper is एरिया एंड असर्शन, शाबाश, explanation of audit tips and एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिट टिक्स एंड सिंबल्स यूज, शाबाश शाबाश। ये हर वर्किंग पेपर पे हमने इंक्लूड करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अहम है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले तो रिप्रोडक्शन के डॉक्यूमेंटेशन में थे ज्यादातर। रिक्वायर्ड में कह रहा है ऑफर अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द अबव इश्यूज। जो ऊपर इश्यूज है उनकी एक्सप्लेनेशन दीजिए। यू आर द ट्रेनिंग मैनेजर एट गवर्नमेंट कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सम ट्रेनीज इन द फर्म हैव रिक्वेस्टेड यू टू क्लैरिफाई फॉलोइंग इश्यूज। पहला इशू, कैन द ऑडिटर डिस्कार्ड एनी डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ हिज ओपिनियन आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसमें जो सबसे अहम लफ्ज़ है ना, इनिशियली ये जहन में आता है कि हम ये लिखें कि वो डिस्पोज, जो सुपरसीडेड पेज डुप्लीकेट पेजेस है उनको डिस्पोज कर सकता है। लेकिन याद रखिए इसमें जो सबसे अहम लफ्ज़ है फार्मिंग पार्ट ऑफ हिज ओपिनियन। ठीक है, तो ये फार्मिंग पार्ट ऑफ हिज ओपिनियन, लेक्चर चालू है सर जी। फार्मिंग पार्ट ऑफ हिज ओपिनियन है तो वो डॉक्यूमेंट्स को डिस्कार्ड नहीं कर सकता जब तक कि रिटेंशन पीरियड ना गुजर जाए। और रिटेंशन पीरियड क्या है? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ। रिटेंशन पीरियड क्या है? ये 5 years। कहते कहते तबाह हो जाओ, जिंदगी तबाह कर लें अपनी, अमल उसके ऊपर नहीं करना जो उस्ताद ने कह दिया। मैंने 5 year बताया हुआ है, रिटेंशन पीरियड मैंने 5 year बताया हुआ है। फाइव ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट, व्हिचएवर इज लेटर। तो ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये जरा पता करवा दें, ये एसी वगैरह तो चल रहे हैं, प्रोजेक्टर क्यों बंद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, द चेंजेस दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द फाइनल फाइल असेंबली पीरियड, साइटिंग 3 सच एग्जांपल। वो कौन सी चेंजेस हैं जो फाइल असेंबली पीरियड में हो सकती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, उसी की एग्जांपल पूछ रहा है। वो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस की जा सकती हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल दें भाई। डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड पेजेस, sorting out, cross referencing, documenting evidence already obtained, और sign of completion checklist। ठीक है, करेक्ट। सी, circumstances under which it becomes necessary to perform new procedure or add new documentation after the issuance of auditor's report and the matters that should be documented in such a situation। कह रहा है वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जब न्यू प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे। वो सर्कमस्टेंसेस भी बतानी है और उन सर्कमस्टेंसेस में जो मैटर्स डॉक्यूमेंट करते हैं वो भी बताने हैं। जी मेरे भाई सर्कमस्टेंसेस बता दीजिए पहले जी। सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ मिस स्टेटमेंट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट।
नहीं, अच्छा, और मैटर कौन से डॉक्यूमेंट करते हैं इस सिचुएशन में? स्पेसिफिक रीजन, प्रोसीजर परफॉर्म, न्यू प्रोसीजर परफॉर्म, और प्रोसीजर सिर्फ प्रोसीजर परफॉर्म के जो उससे एविडेंस मिला है, जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, अगर रिपोर्ट पे कोई चेंज आ रहा है तो वो भी बताना चाहिए, वो लिखे ना। और who made the changes and when, who reviewed the changes and when। वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी तो हमें समझ होनी चाहिए कि पहले प्रिपेयर होंगे फिर उसके बाद रिव्यू होगा ना। पहले रिव्यू, हु रिव्यूड लिख दे, बाद में हु चेंजेस, ठीक है, गलत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन 8 क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये भाई तक पहुंचा दें पीछे। 9, explain the requirements of ISA 230 audit documentation relating to assembly of the final audit file after the date of auditor's report in respect of time limit to complete the assembly of final audit file। तीनों क्वेश्चन जो जवाब देगा, एक मिनट है जी मेरे भाई। टाइम लिमिट टू कंप्लीट असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, it depends on policy and procedure of firm, an appropriate time is 60 days from the date of auditor's report। शाबाश। B, nature of procedure allowed during assembly of final audit file। नेचर ऑफ प्रोसीजर कौन से अलाउड है? सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग, डिलीटिंग। भाई मैं फैसला, मैं इधर छंदना बजाने आया, मैं भी यही देखने आया कि सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, तो मेरे को तो बता रहा है कि सही है कि गलत है। जैसे 2:15 होते हैं, कांटे निकल आते हैं सीट में, उसके बाद 1 मिनट नहीं बैठ सकते और फिर दरम्यान में टाइम जाया करते रहते हैं। साइनिंग ऑफ कंप्लीशन लाइक चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड। शाबाश। तीसरा, एग्जांपल ऑफ सच प्रोसीजर दैट कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग। अच्छा नहीं, हाँ, पहले में एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस बताया था, तीसरे में उसने एग्जांपल पूछ लिए हैं, तो अब चूंकि एग्जांपल 3rd में पूछी हैं तो एग्जांपल 3rd में बताएंगे। शाबाश। तो ये जो फाइल असेंबली पीरियड में चेंजेस की जाती है, इनकी नेचर क्या है? एक्सेप्शनल ना, एडमिनिस्ट्रेटिव। शाबाश, एडमिनिस्ट्रेटिव। 10, इन हाउ मैनी डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मेरा सवाल, मेरी मर्जी। In how many days after the date of auditor's report, auditor is required to complete the assembly of his final audit file। ये तो भाई ये भी जवाब दे देगा। हाँ, नॉर्मली 5 years। 60 days के 5 year, 60 days। अच्छा, आगे। और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर, वो नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं ठीक है भाई। ये छोटे सवाल पे नहीं, ये है 2 सवाल 50 वाले, ये हैं 50 वाले सवाल। Specify the matters that would be required to document in the above situation। Situation क्या है? Audit report of Salim Limited was signed on 30 April 2016। After issuance of audit report, the auditor was informed that a major debtor has become bankrupt। Major debtor has become bankrupt। जी भाई, आप बताइए। अच्छा, पहले बताइए ये टॉपिक कौन सा है? सब्सिक्वेंट इवेंट का है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? कैसे पता चला ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? रिक्वायरमेंट में दे, रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट इन दी अबव स्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन बतानी है। ये मैंने आपको बताया था, अगर वो इसी को डॉक्यूमेंट की बजाय कहते हैं प्रोसीजर बताएं, फिर वो चैप्टर सब्सिक्वेंट इवेंट का हो जाता है।
वो सब्सिक्वेंट इवेंट, और सब्सिक्वेंट इवेंट में चैप्टर 10 के प्रोसीजर भी लिखते हैं। चलिए, और कौन सा केस है ये? एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है। ये कैसे पता चला एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस? बैंक्रप्सी ऑफ डेटर। शाबाश। तो इसमें कौन से प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्री, कौन से डॉक्यूमेंट करेंगे? स्पेसिफिक रीजन ऑफ मेकिंग चेंज, न्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन रेज एंड इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। शाबाश। Who changed the working papers and when? Who reviewed the working papers and when? शाबाश। 11 किधर किधर सर नहीं यार, मैं उसकी आवाज पे ये है। Question 12 while reviewing, अच्छा, required comment on the above situation in the light of ISS। ISS की लाइट में कमेंट कीजिए। किसके? While reviewing the final audit file of XYZ Limited for the year ended 30 जून 2014, you have identified that certain amendments were made in the final audit file after the date of auditor's report। कमेंट कीजिए, certain amendments were made in the क्वेश्चन के किस लफ्ज से पता चल रहा? डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन है। ऑडिट फाइल, अमेंडमेंट्स वर मेड आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के बाद वर्किंग पेपर अमेंडमेंट्स हो, ये कंसेप्ट ही डिस्कस डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर में हुआ, उससे पता चला। तो मेरा भाई मुझे बताइए कि इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिपोर्ट के बाद चेंज हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, कौन सी वाली सिचुएशन लिखे? एडमिनिस्ट्रेटिव क्या एक्सेप्शनल? दोनों। एडमिन नहीं आएगी, दोनों तरह की चेंजेस आएगी, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया टाइप ऑफ चेंज कौन सी है। तो हमारा आपको पता है पूरे ऑडिट में रूल होता है, जब हमें स्पेसिफाई ना करे तो ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी कवर करेंगे और एक्सेप्शनल भी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव में ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड या आफ्टर? दोनों। करेक्ट करेक्ट। हुई ये तो वही सवाल है जो आज टॉपिक हमने पढ़ा, आज पढ़ा हमने। किताबें बंद, किताब खोलेंगे फिर प्राइज नहीं मिलना, बंद किताब पे। 11 पार्ट ए कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी relating to subsequent events occurring between the date of financial statements and auditor's report। यानी डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर रिपोर्ट के दरमियान में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बताइए। एक्टिव रिव्यू, एक्टिव रिव्यू का मतलब क्या होता है? कोरोना, कोरोना, हाँ। ऑडिटर एक्टिवली प्रोसीजर परफॉर्म करेगा टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्टिव रिव्यू की। पार्ट बी में कह रहा है आइडेंटिफाई एनी 5 प्रोसीजर दैट आइटर में अंडरटेक टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डिस्कस्ड इन अबव। तो बताइए एक्टिव रिव्यू में क्या प्रोसीजर क्या होते हैं? ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपने। अच्छा, ये इंक्वायरी एक एक करके पूछ सकता है वो, कि इंक्वायर करेगा कोई डेटर बैंकरप्ट तो नहीं हुए, इंक्वायर करेगा किसी लीगल केस का डिसीजन तो नहीं हुआ, इंक्वायर करेगा कि कोई जलजला तूफान तो नहीं आया जिसने बिजनेस को अफेक्ट किया। शाबाश। और रीड मिनट्स ऑफ मीटिंग, कौन सी मीटिंग के? बोर्ड मीटिंग आफ्टर डेट ऑफ क्या? बिफोर डे। अगला पॉइंट बता दे, चले अगला पॉइंट। रीड इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन से? जो ड्यूरिंग द पीरियड जिसको ऑडिट कर रहे हैं उसकी या बाद वाले?
बाद वाली सब्सिक्वेंट इवेंट, शाबाश, बाद वाली रिपोर्ट में आएंगे, बाद वाले पीरियड की देखेंगे ना, वो बाद वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगे। चले ये 11 हो गया। 12 ऑडिटर शुड एक्टिवली लुक फॉर सब्सिक्वेंट, एक्टिव का वर्ड देगा क्यों यूज किया, ऑडिटर शुड एक्टिवली लुक फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, state the procedure which an auditor should perform specifically for identification of subsequent event। ये टू आइडेंटिफाई वाले प्रोसीजर है कि ऑन टू आइडेंटिफाई वाले, तो ये तो वही हो गए जो अभी बताए हैं इन्होंने, है ना। क्या प्रोसीजर है बताएं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टू आइडेंटिफाई क्या प्रोसीजर, एक तो मिनट्स ऑफ मीटिंग, कौन सी मीटिंग के मिनट्स, बोर्ड जो कब हुई है, पूरा प्रोसीजर पता नहीं क्या होता है, प्रोसीजर पूरा नहीं बता पाते आप, आफ्टर बैलेंस शीट डेट और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ किसकी, अच्छा आगे मैनेजमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट, इसकी अगर रिलेटेड पार्टी में होगा तो लिखेंगे ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज। इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से, इंक्वायर करेंगे, मैं क्या इंक्वायर करेंगे ये भी बोल दिया करो भाई, क्या क्या है, क्या हाल चाल है आपका, ठीक है, ये इंक्वायर करेंगे। अच्छा मुझे बता रहा कह रहा अल्लाह का शुक्र है, ठीक है मुतमिन, वैसे टेंशन कोई नहीं है इसको। अब ये बताया सुना ध्यान से, दूसरों के सवाल भी अगर आप देख रहे तो आपको याद हो जाए। नहीं भाई 13 कौन था मैं वाला, अच्छा, स्टेट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इवेंट्स बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये भाई जो कह रहे थे मैं बताता हूं, बताएं भाई, ये एक्टिव रिव्यू की रिस्पॉन्स, अच्छा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है और मार्क्स भी दो हैं, तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव रिव्यू ये बता देंगे कि वो प्रोसीजर 1 2 3, वो जरूरी नहीं है। हाँ मेरा भी है, एक दो प्रोसीजर बता दें, लेकिन एक्टिव रिव्यू जब लिखेंगे ना तो एक्टिव रिव्यू को एक्सप्लेन करना है कि ऑडिटर स्पेसिफिकली परफॉर्म्स प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट। कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, अगर मार्क्स ज्यादा हो तो हम लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। 14 ISA 560 हमारी बिला से क्या नंबर है, हमने तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स एक्सप्लेन्स द ऑडिट वर्क रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद सब्सिक्वेंट इवेंट्स। हाँ बिल्कुल, जैसे अकाउंटिंग का है IAS 10, वो अकाउंटिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट बताता है। हमारा ऑडिट का ISA 560 ये ऑडिट सब्सिक्वेंट इवेंट पे ऑडिट प्रोसीजर बताता है। कह रहे रिक्वायर्ड list the audit procedure that can be used prior to the auditor's report being signed to identify events that may require adjustment or disclosure in financial statements। ये तो वही ना, वही सेम। 15 describe the auditor's responsibility for subsequent events occurring between year end date and the date of audit report is signed। Active, or the date on auditor's report is signed and the date the financial statements are issued। और पैसिव को एक्सप्लेन भी करें, पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करें। ऑडिटर डज नॉट एक्टिवली लुक सर्च फॉर subsequent events, however if any subsequent event is become known to him, अगर तो फिर वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा, कंफर्म करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने की जरूरत है नहीं, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना। अगर आगे प्रोसीजर भी पूछता तो फिर हम क्वेश्चन को दो हिस्सों में लेके जाते हैं। किन दो हिस्सों में? इफ मैनेजमेंट अमेंड्स, इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड। 15 में कोई प्रॉब्लम? 16 कोई काम की केस स्टडी लग रही है। एक्सप्रेस रिक्वायर्ड इवेल्युएट द अबव सिचुएशन, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर वाली जो इसको पढ़ के अंदाजा लगाओ किस चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन किस चैप्टर
और किस कंसेप्ट पे बेस कर रहा है, ये बताओ। वैल्यूएट द अबव सिचुएशन का मतलब क्या है? नॉर्मली आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा हो जाता है किस चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन जब वैल्यूएट द अबव सिचुएशन लिखता है ना, इसका मतलब है वो अब आपको खुद पढ़ के अंदाजा लगाना है किस चैप्टर का है। अब आपको रिक्वायरमेंट से नहीं, ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। कह रहा एक्सप्रेस लिमिटेड इज ए मीडियम साइज्ड एंटिटी एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आफ्टर द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। इससे अंदाजा लगा ले मैं दिन रात आपके बारे में सोचता रहता हूं। A major debtor was declared bankrupt। नहीं, मेरे साथ ऐसे करेंगे आप तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, कोई नहीं याद करके आते। अच्छा बताओगे प्रोसीजर? देख लेते हैं अभी, चले जी। A major debtor was declared bankrupt by the court. No recovery has been made from the debtor after year end. सबसे पहले बताएंगे इट इज नॉट प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर बिकॉज़। अच्छा पहले बताइए टाइम पीरियड कौन सा है हमारा? ये सी से भी ये इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, इसका मतलब है हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में वो साइन, मुझे खुद बताइए क्वेश्चन में ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, वो क्लाइंट को दे दी, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई? अभी क्वेश्चन के बारे ना ना ना, आपने ये नहीं कहना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई, आपने कहना इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब है हमने क्या करना है, दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुई तो प्रोसीजर क्या होंगे, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी हैं तो क्या होंगे। पहले तसल्ली कर लें भाई, तसल्ली के ऑडिट रिपोर्ट इशू करने का मतलब है हमने रिपोर्ट साइन करके क्लाइंट को इशू कर दिया। अभी क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किया कि नहीं ये नहीं पता, तो वैल्यूएट अब हम कहेंगे ये सब्सिक्वेंट इवेंट है जो, और अब इसको कैसे एड्रेस करना है। अगर तो ये इवेंट अकर हुआ है आफ्टर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ये सब्सिक्वेंट है ही नहीं। और सी वाला केस सी से आगे हुआ है, सी से आगे हुआ है, लेकिन इसमें प्रोसीजर वो वाले सारे नहीं लिखने क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई, ये मेरा भाई बताएगा। अच्छा अब आप सब ने गौर से सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं, शोर नहीं मचाना। कोरोना भाई कोरोना। अगर तो मैनेजमेंट अमेंडमेंट चेंज करते हैं, इफ मैनेजमेंट एग्रीज टू अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो और ये ध्यान में रखिएगा सिचुएशन कौन सी है हमारी, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स पर फॉर्म करेंगे। इफ मैनेजमेंट, हम देखेंगे मैनेजमेंट एग्री करती है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट एग्री करती है तो मैनेजमेंट क्या करेगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेगी और ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ऑन अमेंडमेंट, ठीक है। और अब चूंकि उसने यहाँ पे क्वेश्चन में मेजर डेटर इवेंट बता दिया है कौन सा है, तो हमारे ऊपर लाजिम हो गया चैप्टर 10 के 2-3 प्रोसीजर भी लिख देने हैं। चैप्टर 10 के भी जितने मार्क्स अलाउ करें, टाइम अलाउ करें, आपने 2-3 प्रोसीजर। ये कैसे पता चला चैप्टर 10 के प्रोसीजर लिखने हैं, उसने स्पेसिफिक बता दिया इशू मेजर डेटर, तो हमने बैंक्रप्सी ऑफ डेटर के प्रोसीजर भी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा बनेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जब कभी किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो कोई स्पेसिफिक इवेंट हमें बता देता है और प्रोसीजर पूछता है तो उस इवेंट के प्रोसीजर हमने डिस्कस करने हैं। मेन रिक्वायरमेंट्स तो करेंगे, लेकिन उस एरिया के वेरिफिकेशन के प्रोसीजर भी। शाबाश, न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे ऑन अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके
न्यू ऑडिट रिपोर्ट में डेट कौन सी होगी? जो न्यू डेट ऐड करेंगे और जिसकी वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव रिव्यू के प्रोसीजर एक्सटेंड कर देंगे। हाँ, और डुअल डेटिंग करेंगे अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर अलाउड बाय लॉ हो, या अलाउड बाय लॉ कह लें, या अच्छा सुनेगा अल्फाज बाज़ मतलब एक ही होता है लेकिन कोई सेंटेंस घुमा के बना देते हैं। अलाउड बाय लॉ का भी वही मतलब है जो है नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ का। अलाउड बाय लॉ का भी वही मतलब है जो नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो किताब में जो अल्फाज लिखे हुए ना उनको शायद इस तरह के लिखे हुए हैं घुमा के कि नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो इसका मतलब क्या बनता है? नॉट प्रोहिबिटेड का मतलब क्या बनता है? अलाउड। तो अगर लॉ अलाउ करे या इफ लॉ डज नॉट प्रोहिबिट तो हम डुअल डेटिंग को यूज कर सकते हैं। और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करती हम वो दो स्टार्टेड गवर्नेंस और सीनियर मैनेजमेंट को बताएंगे। नहीं, पहले हम मैनेजमेंट को कहेंगे कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट अपनी फाइनेंशियल से ठीक है, इशू नहीं, ठीक है, अगर वो उसके वायलेशन का इशू कर देते हैं तो हम जो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो हम लॉयर से एडवाइस लेंगे और लीगल एक्शन। शाबाश। एजीएम में वो सी वाले पॉइंट में कहता था, ये बी वाला पॉइंट है, बी और सी के दरमियान में, उसमें वो सी चले ठीक है, ठीक। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी मेरे भाई। जो डुअल डेटिंग है याद रखे, डुअल डेटिंग आप उस स्पेसिफिक इवेंट की एक्सटेंड करेंगे, बाकी की ऑडिट रिपोर्ट की डेट पुरानी ही होगी। नहीं, क्वेश्चन में डुअल डेटिंग का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि इवेंट स्पेसिफाई किया कि नहीं किया, ठीक है। वो सिंपल आप उसको प्रोसीजर में आपने उसे डुअल डेटिंग का हिस्सा, प्रोसीजर का हिस्सा लाजमी बनाएंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 17। क्यों, कौन सा? क्या इसमें आफ्टर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोसीजर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। और नहीं, अगर ये इवेंट आफ्टर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकर हुआ है तो फिर ये सब्सिक्वेंट इवेंट होता ही नहीं है ना। हमने तो पहले ये देखना है कि ये इवेंट कब अकर हुआ। हाँ जी, अकर कब हुआ, आइडेंटिफिकेशन की डेट नहीं। 17, मासूम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स have audited the financial statements of Cunning Limited. The financial statements have been issued after getting proper approval of the board of directors and audit report signed by the auditors. अब देखिए यहाँ पे सबसे अहम इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? साइंड बाय ऑडिटर नहीं है, हैव बीन इशूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है। After some time, the auditors came to know that a major lawsuit was decided against the company subsequent to year end, but before the audit report was signed by the auditors. अब बताइए, पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद, लेकिन इवेंट कब अकर हुआ था? पहले। तो बताइए ये सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं है? शाबाश। द इशू एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, यानी केस पहले का चल रहा था, इसका मतलब है ये एडजस्टिंग इवेंट है। आउटकम ऑफ द लॉसूट वाज नॉट ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर्स, ऑडिटर को इसका उन्होंने कुछ नहीं बताया था। Had it been known to the auditor, the financial statement would have required proper adjustments in this respect. State auditor's responsibility and procedures in this situation. इस सिचुएशन में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और प्रोसीजर क्या है, आप बताइए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में क्या है? मेरा ख्याल ये है ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इग्नोर कर दे, क्योंकि ये इवेंट ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद पता चला है। क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, गलत है? सही बताइए क्या है? क्योंकि इवेंट अकर पहले हो चुका था, आइडेंटिफाई बाद में हुआ है।
तो इसलिए ये सब्सिक्वेंट इवेंट है। अब इसमें क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो ऑडिटर मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट करेगा, यकीन कीजिए कॉन्टैक्ट करेगा। इफ मैनेजमेंट एग्रीज तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? सबसे पहले ऑडिटर, क्योंकि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, तो ऑडिटर रिव्यू करेगा स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट टू इन्फॉर्म यूजर्स। ये बात ध्यान में है ना आपके? अच्छा, और इसके बाद मैनेजमेंट विल अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर शैल परफॉर्म प्रोसीजर टू वेरीफाई अमेंडमेंट्स। ऑडिटर न्यू ऑडिट रिपोर्ट देगा, लेकिन ये ऑडिट रिपोर्ट किसके बाद होगी? आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसमें डेट क्या होगी? न्यू डेट होगी या डुअल डेट होगी? ठीक है, न्यू डेट होगी, ठीक है। यहाँ अगर न्यू डेट है तो हमारे प्रोसीजर एक्सटेंड हो जाएंगे, इस न्यू डेट तक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड हो जाएगी। अगर डुअल डेट करते हैं तो फिर वो सिर्फ उस प्रोसीजर की हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ी, उस इवेंट की हद तक जिसकी वजह से चेंज हुआ है, बाकी रिपोर्ट की डेट पुरानी ही रही। डुअल डेटिंग के केस में हमने मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं बढ़ती। और एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे जो कि क्या बता रहा होगा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू क्यों किया। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ सब्सिक्वेंट इवेंट की हर सिचुएशन में आता है, क्योंकि हमने स्टडी किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, हर, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। यहाँ पे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू की जा रही है, तो इसीलिए हम उसको बता रहे हैं। नहीं, सिर्फ एक ही बता दें, एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे जिसमें वो बड़ी वाली रीजन बता दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज क्यों किया गया है, ये एक्सप्लेन करेगा। और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने में, क्योंकि क्वेश्चन में नोट कीजिए आप, क्वेश्चन में उसने ये तो बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई है, ये नहीं बताया मैनेजमेंट अमेंडमेंट को एग्री करती है कि नहीं करती। दोनों बताएंगे। तो अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट को एग्री नहीं करती तो ऑडिटर मैनेजमेंट को वार्न करेगा कि हम नेसेसरी लीगल एक्शन लेंगे। अगर स्टिल मैनेजमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती तो ऑडिटर लॉयर से एडवाइस लेके अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेगा, जो क्या हो सकता है, फशाबाश एजीएम में ऑडिटर यूजर को कम्युनिकेट कर देगा। यहाँ पे एमसीज ऑफ मैटर और अदर मैटर में से कोई भी पैरा दे सकता है, बस इतना जहन में रखें, आगे कुछ नहीं। अदर मैटर एक खास केस की वजह से कह रहा है जो कैफ लेवल पे सिचुएशन नहीं है, मैं उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा। आपका क्वेश्चन? नहीं, ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है और इसके बाद ऑडिटर को पता चला है, आउटकम के बारे में तो पहले नहीं पता था ना। अगर उसे वो ये कहना चाह रहा है कि ये इवेंट अगर पहले पता होता ना तो ये एडजस्टिंग इवेंट था, इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट होनी थी, जो नहीं हुई। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, उनमें जो एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो इससे क्या नतीजा निकलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है। अब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद पता चला मिसस्टेटेड है। भाई कुछ समझ आया आपको? थोड़ा, चले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत भी बहुत है। यू आर फाइनलाइजिंग द ऑडिट ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड, ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, यूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, सिलेक्शन बढ़े सर, ये तो पास पेपर का है ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ये पास पेपर का तो है लेकिन आई कैप का नहीं है, इसको भी छोड़ दें। सर सी फैब के करना लाजमी तो नहीं होता, ये कैफ के कर ले काफ़ी है। अच्छा सर, कैफ के भी ये तो पुराने क्वेश्चन हैं, सिलेबस चेंज हो गया है तो ये छोड़ दें, सिर्फ नए वाले कर दें। तो नए वाले सर ये तो टेस्ट कर चुका है पिछले राउंड में, अब तो नहीं करेगा, तो करने कौन से सवाल है फिर? हैं मर्जी भाई आप, तो जल्दी मान जाया करें ना। यार बातों को घुमाते बहुत हैं आप।
सीधा सीधा कंसेप्ट कलब कलब के वो समझ नहीं आता है, और वो मतलब जिसको कि ज़हन वहम में घुमा भी ना हो वो समझ लेते हैं। आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। You are the finalizing the audit of Galaxy Limited for the year ended June 30, 2013 and expected date of issuance of financial statement 20/2013। ईयर एंड की डेट क्या है? जून 30। इशुएंस की डेट अगस्त 20। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट? क्या इफेक्ट होगा? पहला, you have come to know that a fire occurred in the factory of the company on June 27, 2013 and destroyed almost all of its inventory and building। इसमें जो लॉस हुआ है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करेंगे कि नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ये तो ईयर एंड के अंदर ही है, ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं, ये तो हमारा रेगुलर इवेंट है, क्योंकि जून 27 है ना डेट। पहला आज का लेक्चर स्टार्ट कहां से किया था? नहीं, आप उसको मोटा से। बी, फैक्ट सेम एज इन ए अबव एक्सेप्ट दैट फायर अकर्ड ऑन जुलाई 7, 2013। अब क्या इफेक्ट है? बी टू सी वाला नहीं है भाई, ए टू बी वाला है। ये ईयर एंड के बाद है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से पहले है, 7 दिन हुए। तो इसको क्या हमने क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा? डिस्क्लोज करना है। ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? एक मिनट, अभी बताया उन्होंने। इसका ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? इसका ईयर एंड के बाद ये इवेंट अकर हुआ है हमारे ये एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा नहीं, वैसे ऐसे चैप्टर 4 से बताते हैं हम कि कौन कौन से इवेंट एडजस्टिंग है, कौन से ना। अल्लाह जानता है, हमेशा फायर जो है ना आग लगी है। एंड पे आके आप मेरे ये कहीं एडजस्टिंग में जाती है ना मेरे से। पैसे भी नहीं मिले, आइंदा पैसे एडवांस ले लिया करना। सी, फैक्ट सेम, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट सब सीखें। शाबाश। फैक्ट सेम एज इन ए अबव एक्सेप्ट दैट फायर अकर्ड ऑन अगस्त 23, 2013। कुछ भी नहीं कर। शाबाश। क्यों? फाइनेंस ये इवेंट अकर ही इशू होने के बाद हुआ है। चले शुरू, कुछ तो याद है आपको? अच्छा, पढ़ाना मैंने लाजमी है। आप पहले कलब लें जितना कलब लें, उसके बाद भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन की बेस पे ही आप केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। रिक्वायर्ड, बस ये आखिरी क्वेश्चन। फॉर ईच ऑफ टू सब्सिक्वेंट इवेंट डिस्क्राइब्ड अबव बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर अमेंडमेंट। पहले तो ये बतानी है कि अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं। फिर दूसरा, डिस्क्राइब ऑडिट प्रोसीजर विच शुड नाउ बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कंक्लूजन ऑन एनी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट में जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो भी बताने हैं। स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन, ये पहला केस। ग्रेन्स फॉर योर कंपनी मैन्युफैक्चर ब्रेकफास्ट cereals and has 3 factories, 4 warehouse and 3 distribution depots spread across North America. The audit for the year ended 31 December 2015 is almost complete and the financial statement and audit report are due to be signed shortly. अभी नहीं,
Profit before tax is 7.9 million. The following events occurred subsequent to the year end and no amendment or disclosure have been made in the financial statement. यानी हमने रिक्वायरमेंट को समझ में दो चीजें बतानी है, एक कोई अमेंडमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड है कि नहीं, और दूसरा प्रोसीजर उसको वेरीफाई करने के लिए. अब इवेंट 1 फायर. अब इसका मतलब ये हुआ, हमने चूंकि स्पेसिफिक इवेंट बता रहा है तो हमने प्रोसीजर में अलग अलग बताया. फायर on 15 फरवरी 2016 a fire occurred at the largest of the distribution depot. The fire resulted in extensive damage to 40% of the company's vehicles used for dispatching goods to customer. इसका मतलब है आग जो प्रोसीजर हमने लिखने हैं वो इसमें कौन से प्रोसीजर आएंगे, फायर वाले. इसमें इंपेयरमेंट ऑफ व्हीकल्स के तो आगे व्हीकल्स के, फिर आगे द कंपनी एस्टिमेट्स टू कस्टमर. हाउएवर देयर हैव बीन नो सिग्निफिकेंट डिलेज टू कस्टमर डिलीवरी. कह रहा है कस्टमर की डिलीवरी को डिले नहीं किया, यानी आपको ये कह रहा है गोइंग कंसर्न की तरफ ना चले जाना. द कंपनी एस्टिमेट्स द लेवल ऑफ डैमेज टू द व्हीकल्स टू बी इन एक्सेस ऑफ 650,000. कह रहा है डैमेज 650,000 से ज्यादा ही होगा. ये उसने मटेरियलिटी कैलकुलेट करने, जरा देखिए मटेरियल है कि नहीं, फटाफट कैलकुलेशन करें. मटेरियल है, आगे चलते हैं. ओनली ए मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अप्रोक्सीमेटली 25,000 वाज डैमेज. ठीक है, हाँ, ये मटेरियल है. ग्रेन्स इंश्योरेंस, लेकिन हम दोनों को ऐड करके क्यूमुलेटिव को कंपेयर करेंगे. वैसे वो मेरा ऐसे 650 भी कर ले तो मटेरियल ही होता है, लेकिन असूली तौर पे चूंकि एक ही केस स्टडी के अंदर, एक ही पार्ट के अंदर दो इशू, तो उनको इकट्ठा कर लेंगे, दो मिस स्टेटमेंट से इकट्ठा कर लेंगे. ग्रेन्स इंश्योरेंस कंपनी हैज स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट द फायर टू असेस द लाइक्लीहुड एंड लेवल ऑफ पेमेंट. However, there are concerns that fire was started deliberately and if true would invalidate an insurance cover. अब बताइए, इसमें पहली चीज तो ये प्रोसीजर किस किस एरिया के आएंगे. एक एसेट्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के प्रोसीजर आएंगे और दूसरा इंश्योरेंस रिकवरी के प्रोसीजर आएंगे. और चूंकि उसने इंफॉर्मेशन दिया है कि कंसर्न है तो हम इसकी प्रोविजनिंग नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल फाइनल कंक्लूजन हमारा प्रोसीजर्स पे डिपेंड करेगा. एम्पेयरमेंट के आएंगे, मैंने बताया कि इस केस में फायर के केस में दो एरियाज के प्रोसीजर आएंगे, एक जो लॉस हुआ एसेट्स का, व्हीकल्स का, और दूसरा इंश्योरेंस रिसीवेबल का. ये दो एरियाज के प्रोसीजर. इन्वेंट्री के वो इमटेरियल है ना, इन्वेंट्री के एनआरवी के प्रोसीजर भी एक दो लिख दे, लेकिन मैं उसके ऊपर फोकस इसलिए नहीं कर रहा, वो अमाउंट इमटेरियल है, उसके एक दो प्रोसीजर लिख सकते हैं बहरहाल, लेकिन आपने इंश्योरेंस के लाजमी लिखने हैं और लॉस बाय फायर के प्रोसीजर जो व्हीकल्स का नुकसान हुआ है. क्या क्वेश्चन में उसने बताया कि व्हीकल डिस्पोज किए हैं कि नहीं किए, नहीं बताया, तो आप डिस्पोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख ले या इंपेयरमेंट के लिख ले. अगर तो असल में एसेट अगर डिस्पोज कर दिया गया होना तो हम फिर डिस्पोजल के बारे में लिखते हैं कि उसका गेन लॉस सही रिकॉर्ड कर दिया. अगर एसेट जो जला वो डिस्पोज नहीं किया गया, फिर हम इंपेयरमेंट लॉस की बात करते हैं कि उसकी कैलकुलेशन करके सही रिकॉर्डिंग की हो. अगर डिस्पोज किया तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की तरफ बात को लेके जाएंगे. अगर एसेट को डिस्पोज नहीं किया, अभी अपने पास ही है, इंपेयरमेंट की. तो दो इश्यूज क्लियर. अच्छा, फिर इसके बाद अगर जो एडजस्टमेंट या ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग डिस्क्लोज होना चाहिए लिखें. अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करती डिस्क्लोज करने को, मिस स्टेटमेंट है, क्या होगा, फैक्ट मटेरियल. और अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाए तो फिर डिस्क्लोजर देंगे और एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाएगा. क्लियर जी. इसमें उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछा गया. 10 मिनट 5 मिनट भाई, क्लियर हुई है बात. आगे चलते हैं. नहीं, क्वेश्चन इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा कि उसने नहीं पूछा, ठीक है, नहीं पूछा. मैं अब तो मैंने पूछ लिया अपनी तरफ से. On 18 फरवरी 2016 it was discovered that a large batch of grains new sir brand जो भी है held in inventory at the year end was defective.
as the material contained too much green food coloring. To date, no sale of this new cereal have been made. The cost of defective batch of inventory is 15,000 and the defects cannot be corrected. How the scrap cereal can be utilized as a raw material for an alternate cereal brand at an value of 50,000. अब ये बताइए एडजस्टिंग इवेंट के नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग इवेंट के कोई नहीं बोलेगा, एडजस्टिंग इवेंट के नॉन शाबाश एडजस्टिंग, शाबाश, पिछले पाप का प्रायश्चित कर दिया आपने, ठीक है, ये एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट है। अब इसमें हमने प्रोसीजर क्या परफॉर्म करा, वैल्यूएशन ऑफ एनआरवी के प्रोसीजर। अच्छा, अब इसके बाद एनआरवी जब कंफर्म हो गई 50,000, तो इसमें राइट डाउन कितना आना चाहिए, अब 915 माइनस 50, क्या मटेरियल है? इसमें जो प्रोसीजर हमने लिखने हैं वो सिर्फ एक चीज के लिखने हैं, किसके? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के। वे क्लियर? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछ रहा, वरना आपको पता है कि मिस स्टेटमेंट या स्कोप मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल यहाँ पर बेसिक। चलिए, नहीं बस मैं इसे चेक कर रहा था, और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन? जो डिस्कस कर दिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखने। हाँ जी जी बिल्कुल, जो क्वेश्चन डिस्कस कर दिए है ना वो नहीं लिखने, वो आपकी होम असाइनमेंट में शामिल नहीं है, ठीक है, घर जाके देखिएगा, ठीक है। हाँ जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।